पहला सवाल संक्षिप्त कम शब्दों में, नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार कुमार क्यों? मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं इस जन्म में बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और 2014 में तो इस हद तक कह चुके थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो जुबान की कोई कीमत होती है, जुबान की कोई वैल्यू होती है कि नहीं? हमें अफसोस है कि हम एक दिन भी कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों रहे, जो तानाशाही प्रवृत्ति से भरी हुई है। 1.5 साल तक हम लोग लगे रहे। चलिए सैद्धांतिक वैचारिक बात भी अगर करें, आप इसका जवाब दीजिए, क्यों पलटी मारकर बीजेपी में गए? आप ममता जी से पूछ लीजिए वो क्यों अलग हो रही हैं। आप पंजाब में पूछिए आम आदमी पार्टी से, वो क्यों अलग हो रही हैं। भाई साहब, ममता बनर्जी चली गई क्या बीजेपी के साथ? एक मिनट, नो 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 नो, दोनों को आप मिलाइए नहीं। बनने के लिए गए थे, नीतीश कुमार क्या बनने के लिए गए? मैं आपसे पूछना, मुख्यमंत्री बनने के लिए गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। ही वाज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर। लेकिन 2025 के बाद का कुछ सोच रहे होंगे कि 25 तक तेजस्वी को अगर हम सौंप देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? जितना अपमान हम लोगों ने 1.5 साल तक झेला है, उसका एक दंश भी अगर कोई और झेल के दिखाए, अब टुकड़े पंख की तरह से इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। ममता बनर्जी और समेत सारे राजनीतिक दल एक आध चीज को कंसीड भी करिए, इतने गुस्से में मत। मुंबई में गुस्से में नहीं हूं, गुस्से में है आप, चेहरा नहीं, बिल्कुल हाँ या ना, हाँ या ना क्या? लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं। तो फिर तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये रिटर्न एग्रीमेंट कहां थी कि भैया 16 महीने बाद मैं चला जाऊंगा बीजेपी के साथ सरकार बनाने? ये रिटर्न एग्रीमेंट कहां था कि आपने अगर संयोजक नहीं बनाया, प्रधानमंत्री पद का दावेदार मुझे नहीं बनाया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा मोदी जी के पाले में? फिर एक काउंटर है, क्योंकि आपने अखिलेश का जिक्र किया। अखिलेश, एक सेकंड, एक काउंटर बीच में। हम तो सुनिए, हम तो बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला है। इंडिया गठबंधन के कई पार्टी बीजेपी के साथ अंडरग्राउंड है। नहीं, अब तो ये भी माना जा रहा है कि आप भी 4-5 महीने से अंडरग्राउंड बीजेपी के साथ थे और अंदर सब खिचड़ी पक रही थी, जब पक गई तो बस चम्मच लेके टेस्ट करने आ गए नीतीश कुमार। अखिलेश की नाराजगी थी, बात हुई क्या? अखिलेश यादव बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, के साथ चले गए? आप तो चले गए ना सर बीजेपी के साथ, लेकिन ये कहां होता है कि उसके बाद लगा कि हमारा जो खेमा है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, इनके पास हथियार और ताकत थोड़ी कमी है उसकी, तो चलो हम शत्रु खेमा में शामिल हो जाते हैं और हम बीजेपी के साथ चले जाते हैं। हम तो ये पूछ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कह दिया नीतीश कुमार को कि इनके डीएनए में खोट है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा केसी त्यागी जी? प्रधानमंत्री ने, मोदी ने डीएनए में खोट बताया। अभी जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन की व्याख्या जिस अश्लील ढंग से की, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कितनी नीच सोच है, कितना नीचा सोचते हैं। बीजेपी के नेताओं ने कितने गंभीर आरोप लगाए। और क्या चाहिए? आपके डीएनए में खोट बता दिया जाए नेता के, आप कह रहे हैं कि आपको यहां तकलीफ है, वहां तकलीफ नहीं है। उन लिस्टों को गिनाए हम, उन बयानों को, गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के नेता। इससे आपको सुनाऊं, मैं लालू यादव जी के जो वक्तव्य हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो सुनाऊं आपको। मैं ममता, ये तो है राजनीति में, ये पत्रकारिता में नहीं होता होगा, राजनीति में है। और अब तो माफ करना, पत्रकारिता में भी क्या क्या चल रहा हम सब देखते हैं, जानते हैं। नहीं, हमारे विचार तो सर 14 के पहले भी वैसे ही थे, 2004 के पहले भी वैसे ही थे, और अगर रहे केसी त्यागी जी तो 2029 के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। गठबंधन में ये कहने की स्थिति में थे तब तो आपने नहीं कहा कि ये गठबंधन का अंदरूनी मामला हम बाहर नहीं बोलेंगे, तब आपने कहा। और आज बीजेपी के साथ आप हैं गठबंधन में, तो आप ये बोल भी नहीं पा रहे कि हम 17 पर लड़ेंगे। अरे 17 पर लड़ेंगे, डंके की चोट पर बोलिए कि हम 17 पर लड़े, 16 जीते और फिर 17 पर लड़ेंगे, 17 लोकसभा सीट पर। की संख्या देख करके आपको निराशा हो। हमारी कोई आशा ही नहीं है अब, हमारी कोई आशा ही नहीं अब। नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारे, उनसे कोई क्या आशा रख सकता है जिनका कोई विचार ही नहीं है? आपकी आशाओं पे हम निर्भर नहीं है, आपके बिल्कुल मत रहिए। हाँ, आपके बगैर भी हम लोगों ने सरकारें बनाई हैं, चलाई हैं, और नीतीश कुमार किसी के उस पर रहमो करम पे नहीं है। नहीं सर, मेरा तो कोई योगदान ही नहीं। मैं वोटर भी बिहार में नहीं हूँ, वोट अब यहाँ देता हूँ मैं एनसीआर में, तो मेरे वोट, एक वोट भी मेरा नहीं है वहाँ, तो इसलिए मेरी कोई मेहरबानी। इसलिए अजीत जी, आपकी हमें इतनी भर भी चिंता नहीं है अगर आप वहाँ के वोटर भी नहीं है। दरअसल आपको चिंता तो सिर्फ कुर्सी की है, दरअसल आपको चिंता किसी चीज की नहीं है, दरअसल आपको चिंता विचार की भी नहीं है, दरअसल आपकी को चिंता अपने किसी वैचारिक धरातल की नहीं है। दरअसल चिंता आपको सिर्फ ये है कि कैसे हमको हर समय बेटर डील मिले और हमको फायदा मिले।
ये लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, माफ करें, नीतीश कुमार के लिए कह रहा हूँ केसी त्यागी जी, और आपके लिए तो कह सकता हूँ आपकी कुछ मजबूरी है कि आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे, चाहे सही हो चाहे गलत, चाहे पलटी मारे चाहे अल्टी, आप बचाव करने के लिए अभिशप्त थे, मैं कहूंगा मजबूर नहीं त्यागी जी। ऐसा है कि आप जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, उसमें एक तो कटुता है जो किसी पत्रकार में तथ्य है, कटुता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इस जन्म में अब किसी भी सूरत में बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ऐसी बातें करने वाले नीतीश कुमार आखिर पलटी मार कुमार क्यों हो गए? जो नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने के बाद जब भी अलग हुए बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते रहे, वही नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ क्यों चले गए? नीतीश कुमार ने पलटी मारने का रिकॉर्ड क्यों बनाया? जो अमित शाह कुछ महीने पहले तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं, उन्हीं अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे एनडीए के क्यों खोल दिए? ऐसे बहुत सवाल हैं कि जो नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कवायद में जुटे थे, वही नीतीश कुमार उसी बीजेपी के साथ, उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्यों चले गए? जिससे आपको लड़ना था, जिसके खिलाफ आप मोर्चेबंदी कर रहे थे, उसी के मोर्चे में शामिल क्यों हो गए? ऐसे कई सवाल लगातार नीतीश कुमार को लेकर पूछे जा रहे हैं, खासतौर से जब से उन्होंने पलटी मारी और एक बार फिर से बीजेपी के पाले में चले गए। तो हमारे साथ एक खास मेहमान है, जेडीयू के प्रमुख लीडर हैं, राज्यसभा सदस्य रहे, उससे पहले लोकसभा के सदस्य रहे, जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता हैं और मुखर प्रवक्ता है केसी त्यागी। और बीते 6 सप्ताह के दौरान पहले भी 2 बार हमने केसी त्यागी से इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने देखा होगा। उस इंटरव्यू में भी केसी त्यागी की कुछ नाराजगी के संकेत मिल रहे थे, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि वो नाराजगी ये अंजाम लेगी कि नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो केसी त्यागी आज हमारे साथ हैं, सवालों का सिलसिला हम केसी त्यागी से शुरू करेंगे, उम्मीद करेंगे कि बेबाकी से वो जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं। और ऐसे भी जब नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर जेडीयू ने ऑफिशियली कंफर्म की तो केसी त्यागी ही थे जो मीडिया के सामने आए और उन्होंने बहुत तीखे बयान दिए कांग्रेस को लेकर, हमलावर भी होकर, और उन्होंने इस खबर की पुष्टि भी की कि अब सब कुछ तय हो गया। बहरहाल, तो केसी त्यागी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल संक्षिप्त कम शब्दों में, नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार कुमार क्यों? नहीं, ये आपकी व्याख्याएं जो हैं वो एक तरफा हैं और आपके राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर के हैं। नीतीश कुमार जी जब 2 साल पहले 16 एमपीज के साथ 303 की पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसे प्रभावी नेता को छोड़ करके, त्याग करके जब आए थे, तो वो कुछ लेने के लिए नहीं आए थे विपक्ष में, देने के लिए आए थे। हमें अफसोस है कि विपक्ष उनकी इन भावनाओं को और उनकी इस योजनाओं को न समझ सका, न अंजाम दे सका, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी पुनः वापसी हुई। एक दूसरा, हम जो समाजवादी लोग हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमारा कोई ऐसा कमिटमेंट लिखित नहीं है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे या जनसंघ के साथ नहीं जाएंगे। जिनको इतिहास की जानकारी है वो जानते हैं कि 1952 से लेकर के 1977 तक हम लोगों ने और हमारे पुरखों ने जनसंघ के साथ काम किया, कांग्रेस पार्टी की सल्तनत के खिलाफ, उसकी अधिनायकवाद के खिलाफ। और जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं समझ गया, मैं थोड़ा बीच बीच में रोकूंगा क्योंकि वो मुझे पता है पास्ट, लेकिन आप जब कहते हैं कि लिखित कोई कमिटमेंट नहीं है तो फिर ऐसे बयान नीतीश कुमार क्यों दे रहे थे? उन्हीं के बयान ऑन रिकॉर्ड अगर हमने बहुत बार चलाया है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं इस जन्म में बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और 2014 में तो इस हद तक कह चुके थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो भाई जुबान की कोई कीमत होती है, जुबान की कोई वैल्यू होती है कि नहीं? आप लिखित की बात करें, जुबान क्यों ऐसी बात बोलते क्यों है? फिर तो ये कहना चाहिए देखिए भाई मैं कहीं भी जा सकता हूं, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। मैं इससे तीखे भी बयान और इससे तीखे भी लोगों के आचरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जनता दल में थे
देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने, उसको भाजपा का भी समर्थन था और वामपंथियों का भी, और कांग्रेस का भी, माफ करना, कांग्रेस का समर्थन था और वामपंथियों का भी। उसी बीच में एक रपट आती है जिसमें लिखा होता है कि द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, दैट इज डीएमके के कुछ नेताओं के संदेहास्पद कनेक्शंस हैं, जिसको लेकर के गुजराल साहब पर दबाव डलता है कि डीएमके के उन नेताओं को जो राहुल गांधी जी की हत्या में षड्यंत्रकारी हैं, उनको निकाला जाए। आज सर वो मुझे पता है, सीताराम केसरी का वो दौर था, लेकिन आप मुझे वर्तमान से पास्ट में जब ले जा रहे हैं केसी त्यागी जी, तो वर्तमान के सवालों को डक कर रहे हैं। वो मुझे पता है, मैं भी पॉलिटिकल हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, आप प्रोफेसर हैं, आपसे कम जानता हूं, लेकिन हम अभी नीतीश कुमार पर बात कर रहे हैं और मैं ये तलखी से सवाल पूछूंगा कि आप पास्ट में जो हुआ, जिन्होंने पलटी मारी, उन सब की मिसाल देकर क्या नीतीश कुमार को जस्टिफाई करेंगे? फिर तो 60 के दशक में वो गयालाल थे और वो 3 बार उन्होंने पलटी मारी, उसके बाद वहीं से आया राम गया राम का मुहावरा चल पड़ा। तो अब आप गया राम से भी शुरू कर सकते हैं, गयालाल से भी। मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का ये बयान का ना मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। जिनके साथ जाना कबूल नहीं है उनके साथ चले गए और नीतीश कुमार ने कहा अब हम यही रहेंगे। ये बयान उनका था जब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मेरे आपने उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया, मैं भी तीखी से पूछना चाहता हूं। जब वो 16 एमपी लेकर के और 303 की पार्टी को छोड़ करके आ रहे थे, वो किस लिए आ रहे थे? क्या लेने आप बताइए किस लिए आ रहे थे? आप बताइए क्या लेने आ रहे थे जो नहीं मिला और उसके बाद चले गए? आप बताइए, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं। कांग्रेस की क्या हालत थी? 2 बार से मुख्य विपक्षी दल नहीं बन पाई है, 2 बार से, जितने उसकी जरूरत पड़ते हैं। और हम समझ रहे थे कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है, ये तो रिवाइवल में लग गए। जितना अपमान हम लोगों ने 1.5 साल तक झेला है, उसका एक दंश भी अगर कोई और झेल के दिखाए। आप ममता जी से पूछ लीजिए वो क्यों अलग हो रही हैं। आप पंजाब में पूछिए आम आदमी पार्टी से, वो क्यों अलग हो रही हैं। भाई साहब, ममता बनर्जी चली गई क्या बीजेपी के साथ? एक मिनट, नो 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 नो, दोनों को आप मिलाइए नहीं। ममता बनर्जी क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रही है? हम केजरीवाल क्या बीजेपी के साथ चले गए? अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंट है और वो नेता। देखिए बयानबाजी ममता बनर्जी के एक्ट पर रही है। आप ममता बनर्जी के एक्ट पर केसी त्यागी जी, क्या ममता बनर्जी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं? आप तो बीजेपी के साथ चले गए। आपने जिसके खिलाफ मोर्चेबंदी की, आपका बयान है कि हम गठबंधन की मां हैं, हम दाई नहीं है। तो मां चली गई पड़ोस में जो जिससे लड़कर आई थी उस घर में। हमें अफसोस है कि हम एक दिन भी कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों रहे, जो तानाशाही प्रवृत्ति से भरी हुई है। 1.5 साल तक हम लोग लगे रहे इनकी अनटचेबिलिटी खत्म करने में। ममता नहीं चाहती थी इनके साथ बैठना। अरविंद केजरीवाल मां और बहन की गालियां दे रहे थे इनको। के चंद्रशेखर राव इनके खिलाफ थे। तीसरा मोर्चा बन रहा था। हमने सबको समझाया, मिन्नतें की कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के बगैर नहीं हो सकता गठबंधन। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 27 सितंबर को देवीलाल जी की जयंती थी, सारे नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे थे कि मान जाइए, बादल साहब से, चौटाला साहब से आके दिल्ली में मिलते हैं लालू जी को लेकर के। ये कायरता नहीं थी, ये इनकम टैक्स का डर नहीं था, ये फेरा तो अब क्या डर है? ये सारी बात केसी त्यागी जी मेरे इंटरव्यू में 1-1 घंटा आप बता चुके। अब क्या डर था? पहला सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैंने पूछा कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी क्यों? नीतीश कुमार उस बीजेपी में क्यों गए जिसके लिए कह रहे थे मरना कबूल है, बीजेपी में नहीं जाऊंगा? इसका जवाब दे दीजिए। आप इधर कांग्रेस पे क्या था वो था, वो हम आगे बात करेंगे। आप अपनी बात कहिए, आप बीजेपी में क्यों गए? ये कितनी बार दोहराएंगे कि मरना कबूल है? औरों के भी बयान निकाल दीजिए ना, और भी निकालिए। अरे सर, ये तो ताजा मामला, अभी तो अरे अभी तो 4 दिन 5 दिन हुआ है ना, तो अभी तो ताजा तो आप ही का है ना सर। हाँ तो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जब मैं बोलता हूँ ये सारी चीजें मुझे मालूम है, जब सारी चीजें मालूम है तो फिर इंटरव्यू का क्या मतलब है? नहीं मालूम नहीं। मैंने कहा आपने ये सारी बात बताई है, अब थोड़ा आगे की बात करना चाह रहे थे अभी। हाँ, इस पार्टी के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता।
टुकड़े टुकड़े पंख पंख की तरह से इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। हम ही क्यों, हमारा एक वक्त तो आपने छाट लिया, कोई और पार्टी काम करने को तैयार है क्या? सपा ने क्यों लिस्ट जारी कर दी? एक एमपी इनका यूपी में 20 सीटें मांग रही, एक एमपी इनका बिहार में 10 सीटें मांग रही, 2 एमपी इनके पश्चिमी बंगाल में 8 सीट मांग रहे और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। तो समूची जो राजनीति है वो, माफ करना, लाइब्रेरी में बैठ के नहीं चलती, वो सड़कों की जो अनिवार्यता है, स्वीकार्यता भिन्न होती है। मैं ये कह रहा हूं केसी त्यागी जी कि इनमें से कोई बीजेपी के साथ लड़ने नहीं गया ना, बीजेपी के साथ मिलके, क्योंकि एक वैचारिकता भी कोई चीज होती है। हालांकि जब नीतीश कुमार बार बार पाला बदले तो जाएंगे तो पास्ट बहुत लंबा है, लेकिन जिसका जिक्र कर रहे हैं जो असहज है, आपकी बात मान भी ली हमने, ये सही है कि ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई और कहा हम अकेले लड़ेंगे, ये सही है कि अखिलेश यादव की नाराजगी है, मान लिया, ये सही है कि भगवंत मान ने कहा पंजाब में कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन इनमें से कोई बीजेपी के साथ नहीं चला गया। मैं ये कह रहा हूं, इसका फायदा किसको होगा? अकेला टूटा हुआ विपक्ष, इसका फायदा बीजेपी को होगा या सीपीएम को? मैं आपसे पूछ रहा हूं काउंटर क्वेश्चन। तो आपको लगा कि उधर जाने से आपको भी ज्यादा फायदा होगा, उधर ही चले गए जिधर ज्यादा फायदा की गुंजाइश थी। हम तो नुकसान उठा के आए थे मेरे मित्र, हम तो 303 की बीजेपी को छोड़ करके आए थे, 16 एमपी लेके आए थे इनके उसमें 90 में। सर उस छोड़ के आने के, सही है, लेकिन उस छोड़ के आने के पीछे भी बहुत कहानी है भाई। आपकी सीटें 43 थी और उसके बाद बीजेपी की मेहरबानी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। आपकी सीटें कम होने के बाद भी सरकार आपकी रही। आरसीपी सिन्हा को बीजेपी उछाल रही थी, चिराग पासवान को अमित शाह ने नीतीश कुमार को सीटें कम करने के लिए, कट टू साइज करने के लिए चिराग पासवान को बिहार में अमित शाह और बीजेपी का सपोर्ट था, आपको पता है। आप असहज हो रहे थे, तो आपको लगा चलो इधर आते हैं। लोग तो इसको ऐसे ही देखेगा ना। बीजेपी में अगर आप कंफर्टेबल थे तो आप बाहर नहीं निकलते, अब लगा आप थोड़े अनकंफर्टेबल यहां है तो आप उधर चले गए। मतलब कंफर्ट और कुर्सी, यही हुआ ना इसका मतलब त्यागी जी। कुर्सी तो नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे घूमती है अंजुम जी, उनकी यूटिलिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो कम नंबर लेके आए, ज्यादा नंबर लेके आए। आपको तो वहीं के रहने वाले, 2009 में कितने एमएलए थे बीजेपी कांग्रेस के, जेडीयू के 118, 5 इंडिपेंडेंट और थे। नीतीश कुमार चाहते अकेले सरकार बना सकते थे, प्रतिबद्धता थी बीजेपी के साथ, उनको लेकर सरकार बनाई। और जब तो और बीजेपी, चलो चलिए पूरी कीजिए, नहीं आप पूरी कीजिए, सॉरी आप पूरी कीजिए, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, आप पूरी कीजिए। बीजेपी और जेडीयू जब मिल गए तो आरजेडी 22 पर आ गई थी, नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं थी। बीजेपी और जेडीयू मिल गए, आज लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है। और आरजेडी और जेडीयू मिल गए थे तो बीजेपी भी 40, 44, 45 पर आ गई थी पिछली विधानसभा में। तो उसकी यूटिलिटी है। जनता, आप माने ना माने, आपके क्रिटिसिज्म को हम स्वीकार करते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन उसकी यूटिलिटी है, जनता में उसकी साख है। 18-20% आदमी, उसकी कोई जाति बड़ी नहीं है, उसको वोट करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है। उसको आप जो ईडी से नहीं डरा सकते, उसको इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, उस पर जातिवाद का आरोप नहीं लगा सकते, उस पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। उसकी है, अब डरने की जरूरत नहीं है। आप जिनके पास ईडी इनकम टैक्स है उनके पास आप चले ही गए। और जहां आप जनता की बात करें तो ये भी सही है, ठीक है आपने 117-18 सीटों पर जीते, उसका जिक्र किया आपने, लेकिन वही पार्टी 43 सीटों पर आई भी ना केसी त्यागी जी। तो 43 पर आई, उसके पीछे क्या कहानी आप जानते हो। और उस 43 पर लाने में जो आपकी पार्टनर पार्टी है उसकी भी भूमिका बहुत अहम रही होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसी कंफर्ट के लिए बाहर आए थे। हम आज भी स्वीकार करते हैं, चिराग पासवान ने अगर बिट्रे ना किया होता तो हम 85 सीटों में जीतते। चिराग पासवान को करवाया गया, अमित शाह ने चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी को हनुमान कह रहे थे चिराग पासवान, ये पता होगा आपको मुझसे ज्यादा। अकेला इतिहास का ये अकेला हनुमान है जो लंका के बजाय जो है अयोध्या में आग लगाने चला आया था। ऐसा हनुमान हमने नहीं देखा। ये मॉडर्न, वो हनुमान फिर आप ही के साथ है। अब आप ही के साथ वो मिलेगा फिर से, अभी चुनाव में लड़ेगा 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद।
ऐसा है वो हमारे साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ था। हमने तब भी कहा था, उस समय भी वो गलत हमसे लड़ रहा था। हमारे मित्र का बेटा, मैं कोई अप्रिय कमेंट नहीं करना चाहता, गठबंधन चिराग पासवान की पार्टी का बीजेपी के साथ था, हमारे साथ नहीं था। हमने तो कहा कि जितनी सीट बीजेपी आपको दे लीजिए। जब बीजेपी ने उसको 26 से ज्यादा सीट नहीं दी, तो सामने हमारे यहाँ गुस्सा उसका हमारे पे उतारने लगा, क्योंकि बीजेपी से लड़ना तो उसके हित में नहीं था। और उसने ऐसे उम्मीदवार चुन चुन के दिए, अजीत बाबू, जिन्होंने हमें हराया। ये मुझे पता राजनीति है, में प्रतिघात करते हैं। मुझे पता है। उसमें बेगूसराय जहां का मैं हूं, मेरे जिले की मटिहानी की एक सीट है, एक ही सीट पर राजकुमार सिंह जीते, जो बाद में उनको भी आप जेडीयू में ले आए, तो मुझे पता है। अब फिर एक सवाल त्यागी जी, जो पहला सवाल है, अब चलिए सैद्धांतिक वैचारिक बात भी अगर करें, आप इसका जवाब दीजिए, क्यों पलटी मारकर बीजेपी में गए, बीजेपी के साथ गए, मतलब बीजेपी के साथ गए, माफ करिए। जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा, आप कहेंगे पूरा इतिहास जानता हूं। भाई, हम तो गैर कांग्रेसी आंदोलन की उपज हैं, समझ लीजिए आप। हमारा लंबा समय कांग्रेस पार्टी से लड़ते हुए बीता है। जब हम बीजेपी से अलग हुए, तो कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता के लिए भी हम लड़े, उसके भी आप गवाह हो। अब दिक्कत क्या है? हरियाणा, अब मैं फिर आप कहोगे मैं जानता हूं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं देगी। आप एक दिलवा दीजिए ना, हम आ जाते हैं, चलिए। एक सीट। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में उनको डिस्प्रपोर्शनेट, जैसे उनके एसेट्स हैं ऐसे उनको सीट चाहिए। कौन काम साफ कर लेगा? हम राजनीति में आए हैं उन अवसरों का बेहतरीन नीतीश कुमार बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं आए थे, हम बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं आए थे। हम भी लड़े बीजेपी से, हमारे पे ईडी नहीं आई, हमारे पे इनकम टैक्स नहीं आया। ये बहुत घमंड के साथ हम कहते हैं, इसलिए हम में औरों में फर्क कीजिए। तो क्या सारी सीटें अपनी जो उम्र भर की कमाई है? और दूसरा ये, हमने राजनीति में जो स्थान बनाया, हमने माने लोकदल, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, ममता, इवन डीएमके, इवन एनसीपी, सब लोग कांग्रेस से लड़ करके हमने स्पेस बनाया था। अब कांग्रेस पार्टी उस स्पेस को भी छीनना चाहती है। सर, जो बात आपने कही कि आप गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से निकले, सच है, कहने की जरूरत नहीं है, ये पॉलिटिकली थोड़े बहुत जो अवेयर है वो जानते हैं। लेकिन जब जून में वो पहल शुरू हुई, जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकातें, वो तस्वीरें, और नीतीश कुमार उस धुरी में है, केंद्र में है, ऐसी तस्वीरें सब, तब भी आपको सब चीज पता होगी कि हम गैर कांग्रेसवादी राजनीति के वो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात तो फ्लिप फ्लॉप की बार बार हो रही है ना केसी त्यागी जी, और ये सवाल का जवाब इतिहास में केसी त्यागी जी दिया जाएगा। आज भी जब आयाराम गयाराम मुहावरा बोलते हैं तो 67-68 के गयालाल का जिक्र होता है, जहां से मुहावरा चला। अब 50 साल बाद भी पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में नीतीश कुमार के पलटी मारने की कहानियां रहेगी। ये आप पर चिपका है, इससे मुक्त नहीं हो सकते केसी त्यागी जी। गयालाल मंत्री बनने के लिए गए थे, नीतीश कुमार क्या बनने के लिए गए? मैं आपसे पूछना मुख्यमंत्री बनने के लिए गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। He was already चीफ मिनिस्टर। लेकिन 2025 के बाद का कुछ सोच रहे होंगे कि 25 तक तेजस्वी को अगर हम सौंप देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? 2025 का आप ही पता लगा सकते हो, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं कि 2025 में क्या होगा। हमें तो पता नहीं क्या होगा। हमारे तो नहीं, ये तो बनेंगे। नहीं, ये तो नीतीश कुमार तेजस्वी के मौजूदगी में इशारा कर चुके थे कि अब आगे इनको देखना है। ये तो सब लोग जानते हैं कि यही अंडरस्टैंडिंग थी कि 25 का चुनाव, 25 के बाद का चेहरा तेजस्वी होंगे। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान की जो पीढ़ी है, उसके बाद एक वो बड़े नेता के रूप में इमर्ज हुए। मैं भी कबूल कर रहा हूँ आपके चैनल में, हम क्या मना कर रही, लेकिन कोई लिखित एग्रीमेंट दिखाइए जिसमें नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने लिख करके दिया हो कि फला तारीख को तेजस्वी यादव की ओथ होगी। और भाई आप तो आपको लिखित दिखा दीजिए, आपको लिखित दिखा दीजिए कि आरजेडी के साथ 16-17 महीने में तोड़कर फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ये आप लिखित दिखा दीजिए। ये भी तो नहीं था ना सर। इशारा बता रहे हैं ना आप, तो हमने तो इशारा भी नहीं किया था कोई।
हम तो साफ साफ बात करते हैं, इशारा नहीं करते। नहीं, आप इशारे में कर रहे हैं। आपने पिछले 1.5 महीने के दौरान 2 बार इंटरव्यू में जो नाराजगी जताई, कांग्रेस देर लेट लतीफ कर रही है, या अभी तक गठबंधन की रैलियां शुरू होनी चाहिए थी, सीट शेयरिंग होना चाहिए, ये नहीं आया, जो इंडिया गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए, राहुल यात्रा लेकर गए। इससे लग रहा था कि 2 महीने 2.5 महीने से खिचड़ी पक रही है। जब हांडी पर चढ़ी है, जब पूरी तरह से पक गई, तब खिचड़ी उतारी और नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ। आपके आपके चैनल के माध्यम से, इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने इंटरव्यू दिया था। बहुत विनम्र भाव से हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये जनसंघ नहीं है, इसकी बहुत बढ़त हो चुकी है, इसके नारे जनता एक्सेप्ट कर चुकी है और ऊंचे पैमाने पर उसके पक्ष में वातावरण है। उससे अगर लड़ना है तो एक संयोजक बनाइए, एक अध्यक्ष बनाइए जिसको आप चाहें। फिर आप कहेंगे नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए समूचे विपक्ष में सबसे काबिल आदमी है, मैं बहस करना चाहता हूँ। कहेंगे नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए सबसे बेहतरीन आदमी थे, मैं बहस करना चाहता हूँ, आप करिए। तो इसमें क्या संगठनात्मक फैसले में क्या दिक्कत है? मैं जिस कमेटी का मेंबर था, अजीत बाबू, 4 महीने उसकी मीटिंग नहीं हुई। ये क्या है? व्हाट इज दिस? 3 महीने यहाँ पे नीतीश जी और लालू जी सोनिया जी से मिलके गए, राहुल जी से मिलके गए, जल्दी कोई मीटिंग बुलाइए, कोई चिंता ही नहीं है। रोम जल रहा है और वो बंसी बजा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। उसके बाद भी नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव लेकर के मीटिंग बुलाई और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, बीजेपी के साथ है। मुंबई की बैठक के बाद देश में वातावरण बनने लगा था कि हाँ, बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। उसको फ्लिप फ्लॉप किसने किया? नीतीश कुमार ने या कांग्रेस के निकम्मेपन ने? नीतीश कुमार तो 2 हफ्ते से न्यूज में है, उसके बाद 3 महीने तक फिर कोई मीटिंग नहीं हुई। और दूसरा ये, अगर आप समझते हो या कांग्रेस समझती है कि दे आर इंडिस्पेंसेबल, गॉन द डेज। ये 52 नहीं है, 57 नहीं है, 62 नहीं है, 71 नहीं है, 80 नहीं है, 84 नहीं है, ये 2024 है, जहां पिछले जितनी लोकसभा की संख्या है उसको रिपीट करने के लिए भी मैराथन एफर्ट कांग्रेस पार्टी को करने पड़ेगी। बस आपको लग गया कि इसलिए 2024 है, इसलिए चलते हैं मोदी जी की तरफ, इधर पता नहीं क्या होने वाला है। दूसरी बात, आप त्यागी जी जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सबसे योग्य उम्मीदवार संयोजक के थे, कोई शक नहीं है, नीतीश कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, संयोजक के थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे। आप इस पर बहस करने को तैयार है, मैं क्यों बहस करूं? मैं मानता हूं चलो नीतीश कुमार की दावेदारी वाजिब हो सकती है, लेकिन अगर 26-28 दलों का गठबंधन है तो ममता बनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट है, अखिलेश यादव भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टालिन की पार्टी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो साझा सर्वसम्मति से कोई चीज तय होगा। आपको एतराज और गुस्सा है कि ममता बनर्जी ने केजरीवाल के साथ मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों बढ़ा दिया? वह ममता बनर्जी और केजरीवाल ने को लगा खड़गे सही है, तो आप वहां आरोप लगा रहे हैं कि वो मिली भगत थी। तो भाई, ममता बनर्जी इतनी दुधमुही बच्ची नहीं है ना कि किसी ने फीड कर दिया और वो जाकर केजरीवाल के साथ मिलकर खड़गे का नाम बढ़ा रही। एक सेकंड। ममता बनर्जी और समेत सारे राजनीतिक दल एक आध चीज को कंसीड भी कर ली, इतने गुस्से में मत रहिए। मुंबई में गुस्से में नहीं हूं मैं, गुस्से में है आप, चेहरा नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या? मुंबई में तय हो गया था कि इस गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। हाँ, मुंबई में। हाँ। उसके बाद 4 महीने बाद दिल्ली की बैठक आहूत हुई अशोका होटल में। पहली शाम को ममता दीदी दिल्ली में आती हैं और कोई दिल्ली का पत्रकार बचा होगा जिसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने केजरीवाल ने ना की, कि हम पुनः दोहराते हैं कि कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं होगा। यस या नो? हाँ, सही है। अगले दिन मीटिंग होती है अशोका होटल में, बगैर किसी पार्टी से सलाह मशवरा किए बगैर यूनानिमिटी बनाए बगैर, ममता बनर्जी किसके इशारे पे कह रही थी कि खड़गे जी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हों, ये घोषणा होनी चाहिए। काउंटर क्वेश्चन टू यू, वाज इट नॉट ए फ्लिप फ्लॉप? ममता बनर्जी को देखिए, इशारे पे इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ममता बनर्जी खुद इतनी हाई हेडेड है कि कोई इशारा कर दे और उसके आधार पर तय करें, जरूरी नहीं है। ममता बनर्जी को नीतीश कुमार के बजाय हो सकता है खड़गे लगे होंगे बेहतर कैंडिडेट, जैसे आपको नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ कर्म मानने लगते हैं, उनको खड़गे लगे होंगे। अच्छा, क्या करेक्ट, मैंने आपकी बात ही मान ली।
क्या हाँ। ममता बनर्जी को आम सहमति बनाए बगैर 24 घंटे में फ्लिप फ्लॉप कर जाना चाहिए था? क्या फ्लिप फ्लॉप जैसे? भाई कहो आप, भाई 24 घंटे जैसे पहले जैसे कह रही है बताइए। कोई प्रधान, 24 घंटे पहले ममता बनर्जी अशोका होटल से 3 किलोमीटर दूर पे कह रही है कि नहीं, कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर ही खड़गे जी का नाम कैसे आ गया? कितनी भी सक्षम हो, ये कोई एक पार्टी, ये कोई टीएमसी की मीटिंग नहीं थी, इट वाज ऑल पार्टी मीटिंग। एक दूसरा, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की तारीफ शरद पवार कर चुके थे, जो सब इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। 2 अवसरों पे लालू यादव कह चुके थे कि बिहार के नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, बिहार के लिए इससे बड़ी कोई गौरव की बात नहीं होगी। हालांकि अब तो जयराम रमेश कहते हैं कि नहीं, लालू यादव तो हमको कह रहे थे कि इनसे बच के न रहिए। अब दोनों में से भाई कौन सी बात ठीक है, ये तो आप जाने, लालू जी जाने या जयराम रमेश जाने, हमें तो पता नहीं है। अखिलेश यादव जी कह चुके थे कि हमें उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का नाम कोई अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन विनम्रता पूर्वक नीतीश कुमार खुद मना कर चुके कि मैं अच्छा, आप देखिए, हाँ, वो आपका आपकी तरफ से भी बयान है। अब मैं फिर कहता हूं केसी त्यागी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार आए थे गठबंधन बनाने या गठबंधन का हिस्सा बनने, कि उन्हें लगा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार या चेहरा हो, संयोजक, और जब लगा कि वो संयोजक नहीं बन पा रहे या कुछ दलों को एतराज है या इसमें देर हो रही है, तब लगा कि चलो उधर ही चलते हैं मोदी जी की तरफ, कम से कम मुख्यमंत्री रहेंगे और कुछ सीटों का अगर कोई खतरा दिख रहा है तो कुछ आगे भी होगा और 25 के बाद भी होगा। लोग कह रहे ये डील भी हो गई कि 25 के बाद भी 5 साल नीतीश जी अपना अगर बिहार में नहीं रहे तो दिल्ली आ जाएंगे। मैं आपको निराश करना चाहता हूं कि 2025 तक नीतीश कुमार चाहते आरजेडी के साथ भी मुख्यमंत्री रह सकते। 25 तक? 25 तक, 25 तक, यही मैंने पहले ही कह दिया। मैं कह रहा हूं 25 के बाद चुनाव होता तो भी वही चेहरा होता। नहीं, 25 के बाद वो चेहरा होते थे तो आप देखिए, फिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आरजेडी का गठबंधन नहीं हुआ था। नीतीश कुमार के खुद के बयान है सर, मैं नहीं कर रहा हूं, खुद के इशारे हैं तेजस्वी की मौजूदगी में कि अब आगे इन्हीं को देखना है, इस तरह के बयान है। ये मैं नहीं कर रहा हूं। लालू नीतीश रामविलास एरा खत्म हो जाने के बाद वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, मैं भी तो कह रहा हूँ ना आपसे, मैं कब मैंने कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था। तो फिर तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये रिटर्न एग्रीमेंट कहां थी कि भैया 16 महीने बाद मैं चला जाऊंगा बीजेपी के साथ सरकार बनाने? ये रिटर्न एग्रीमेंट कहां था कि आपने अगर संयोजक नहीं बनाया, प्रधानमंत्री पद का दावेदार मुझे नहीं बनाया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा मोदी जी के पाले में? ये भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था? ये तो एक तरह से ये भी कहीं एग्रीमेंट था कि 6-6 महीने बाद आप मीटिंग बुलाएंगे। ये भी कहीं एग्रीमेंट था कि विधानसभा के चुनाव में एक सीट भी आप समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे और उनका जो नेता है वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता का मखौल उठाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ये कहां एग्रीमेंट था? ये भी कहां एग्रीमेंट था? एक भी सीट। और दूसरा ये आप जानते हैं, आप पत्रकारिता में इतने सीनियर हैं, राजस्थान में हमारे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 एमएलए एमपी रहे, जनता दल के भी, समाजवादी पार्टी के भी और लोक दल के भी। और मध्य प्रदेश में मामा बालेश्वर दाल से लेकर के और बाद तक हमारे कई एमएलए एमपी मिनिस्टर रहे। सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। 10 के 10 हरियाणा में बीजेपी को देने मंजूर, इनेलो को नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीट बीजेपी को देंगे, लेकिन बेनीवाल को और अजीत सिंह के बेटे को नहीं देंगे एक भी सीट। मध्य प्रदेश में 25 की 25, 24 की 24 सीटें बीजेपी को देंगे। तो ये तो पॉलिटिकल हाराकीरी है। अच्छा चलिए, मैं फिर इसका एक काउंटर है, क्योंकि आपने अखिलेश का जिक्र किया। अखिलेश, एक सेकंड, एक काउंटर बीच में। हम तो सुनिए, हम तो बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला हैं। इंडिया गठबंधन के कई पार्टी बीजेपी के साथ अंडरग्राउंड है। नहीं, अब तो ये भी माना जा रहा है कि आप भी 4-5 महीने से अंडरग्राउंड बीजेपी के साथ थे और अंदर सब खिचड़ी पक रही थी, जब पक गई तो बस चम्मच लेके टेस्ट करने आ गए नीतीश कुमार। पकने का इंतजार कर रहे थे आप। कहां पक गई खिचड़ी?
पक गई ना, हो गए, जब पक गई 2-2.5 महीने ये सब चला, पक गई, अब चले गए बीजेपी के साथ सरकार बनाने। और रहा एक बात, आप अगर अखिलेश की बात कर रहे हैं कि उनको एमपी में सीट नहीं मिली, या कमलनाथ ने वो एब्सर्ड बयान दिया जो नहीं देना चाहिए था, अखिलेश बखलेश, लेकिन अखिलेश की नाराजगी थी, बात हुई। क्या अखिलेश यादव बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या जिन पार्टियों का जिक्र किया आपने, हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं लड़ा? क्या अजीत सिंह के बेटे जिनका जिक्र किया, जयंत चौधरी, क्या बीजेपी के साथ चले गए? आप तो चले गए ना सर बीजेपी के साथ। इसका मतलब वैचारिकी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए कुर्सी मायने रखता है, सत्ता और पावर मायने रखता है। और इनमें से जिनके नाम ले रहे हैं आप, हैं, उनमें से ऐसा कौन सा है जो हिमालय में चला गया हो पूजा पाठ करने के लिए? उस पार्टी नेता के भी नाम बता दीजिए। और किस पार्टी का इतिहास खोलूं, एक पार्टी का नाम बताओ जिन्होंने कुर्सी के लिए नाक ना रगड़ी हो। नाम बताओ ना, मैं बताता हूं सबके इतिहास। नीतीश कुमार कुर्सी चाहे तो कुर्सी कुमार, आया राम गया राम है। और पार्टियों के नेता क्या कर रहे हैं, किसके बारे में पूछना चाहते हो? अच्छा सर, एक मिनट मैं आपसे पूछता हूं, नीतीश कुमार के बयान जैसे हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, विधानसभा में मुझे मरना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जीवन भर अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसे बयान नीतीश कुमार जैसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री से लेकर और 9वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, 18 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री बने, ऐसा बयान देने वाले बहुत बिरले नेता है सर, इसलिए बात उठ रही है। आपका कहा हुआ सब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सबके रिकॉर्ड। आप पर्दे के पीछे काम करते रहते तो कोई बात नहीं है। चलिए, आप इधर गए उधर गए, किसके रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? ममता बनर्जी नहीं भी बीजेपी के मंत्रिमंडल में थी, मायावती मायावती ने नहीं सरकार बनवाई, शरद पवार नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन थे, डीएमके नहीं मंत्रिमंडल में थी। अगर हम बीजेपी से हाथ मिलाएं तो पापी, वो बीजेपी की सरकार में मलाई लड्डू सब खाएं, वो राष्ट्रव्यापी। वाह, क्या व्याख्या है आपकी, वाह। तो बस इसका मतलब मलाई लड्डू आपको बहुत पसंद है केसी त्यागी जी, सत्ता की मलाई आपको बहुत पसंद है आपकी पार्टी को, नीतीश कुमार जी को, आप ही कह रहे हैं मलाई लड्डू। ये डायबिटीज का दौर है, हम मिठाई ज्यादा नहीं खाते। अच्छा केसी त्यागी जी, देखिए एक बयान है आपका, जिस दिन जब ये हो गया सब कि अब नीतीश कुमार और बीजेपी की साझा गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया, तो आपने एक बयान दिया जो आपने कांग्रेस पर सारे आरोप लगाए, जो अभी कुछ जिक्र किया, और आपका एक बयान का एक छोटा सा हिस्सा है जो बहुत अहम है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं वो 25-27 सेकंड का बयान, उसी बयान का एक टुकड़ा प्ले किया जाए, मेरे सहयोगी प्ले कर रहे हैं, आप गौर से सुनिए और इस पे मैं कुछ सवाल चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है? हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। आपके इस बयान से यह मतलब निकलता है कि बीजेपी के पास बहुत पावर है, प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय है, इंडिया गठबंधन के पास वो तैयारी या तामझाम नहीं है, तो आपने तय किया कि फिर उधर ही चलते हैं जिससे लड़ रहे थे। ये तो वो बात हो गई कि जिससे लड़ने के लिए हमने मोर्चा बनाया, लगा हमारा मोर्चा कमजोर है, तो लगा जिससे लड़ रहे शत्रु खेमा बस उसी में शामिल हो जाकर। तो ये तो राजनीति की कौन सी मिसाल है त्यागी जी? अजीत अंजुम जी, आप बहुत सब्जेक्टिव हो रही है। जो मैंने बयान दिया उसमें से कौन सी बात गलत है, पहले तो मैं चाहता हूं उसका खंडन कर। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं गलत है। आपने कहा कि बीजेपी साधन संपन्न पार्टी है, कोई शक नहीं। आपने कहा प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, शक नहीं, 300 से ज्यादा सीटें हैं, 1.5 दर्जन राज्यों में सरकारें, ये कहां डिबेटेबल है। डिबेटेबल ये है कि आप उन्हीं से लड़ने के लिए जिस गठबंधन में आए, और आपने कहा ये गठबंधन उस तरह से तामझाम और यहां साधन नहीं है, नितांत अभाव है, और इसके बाद आप चले गए उसी खेमे में जहां से लड़ने के लिए आप इधर आए थे। इतनी सी बात है। अजीत अंजुम जी, मैं 50 साल से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। मैंने इतने उतार चढ़ाव राजनीति के देखे हैं, मेरी उम्र के कम लोगों ने देखे हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने गठबंधन के साथियों को अलर्ट करना, शत्रु पक्ष या विरोधी पक्ष की ताकत का बताना कि इतनी बड़ी हुई ताकत है, उससे लड़ने के लिए हमें और अतिरिक्त गठबंधन की जरूरत है, उम्मीदवारों के चयन की जरूरत है,
साझा मीटिंग भोपाल में तय हुई थी, उनके नेता ने कैंसिल करा दी। ये उसके जो गठबंधन था हमारा इंडिया का, छोड़ करके नीतीश कुमार को किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं थी बीजेपी से लड़ने की। मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं, वरना तो 1.5 साल के अंदर एक मिनट, 1.5 साल में एक भी जनसभा हम लोग नहीं कर सकते थे क्या? जब कश्मीर में पहुंचते हैं राहुल गांधी जी तो हमें न्योता दिया जाता है, जैसे बारातियों को दिया जाता है कि दूल्हे की सवारी चढ़ रही है, जो बाराती शामिल होना चाहें आ जाएं। कोई पहुंचा क्या? क्या किया एक्सेप्टेबिलिटी? ऐसे थोड़ी राजनीति होती है। हम भी हमने जनता पार्टी हमने अपनी आंखों से बनती देखी है, जनता दल अपनी आंखों से बनता देखा है। किस किस तरीके से वीपी सिंह और देवीलाल अपमान झेल झेल करके कैसे बनाए थे वो हमने देखा। उन अनुभवों को हम शेयर कर रहे थे अपने गठबंधन के साथियों के साथ, जो या तो इग्नोरेंट थे या इच्छा शक्ति का अभाव था। सही मान लिया आपने, सही कहा कि अपने गठबंधन में ये बताना कि जो शत्रु खेमा है उसकी क्या तैयारी है, कैसे वो मजबूत हो रहे, ये बताना आपका काम था, आपने बताया। लेकिन ये कहां होता है कि उसके बाद लगा कि हमारा जो खेमा है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, इनके पास हथियार और ताकत थोड़ी कमी है उसकी, तो चलो हम शत्रु खेमा में शामिल हो जाते हैं और हम बीजेपी के साथ चले जाते हैं। हम तो ये पूछ रहे त्यागी जी, ये कौन सी विचार की है? शत्रु खेमा नहीं विपक्ष, और हम पहली बार नहीं गए। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही। आप बार बार गए। सुन तो लीजिए, हम ही नहीं गए। कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ में क्या विचार में समानता है कि दोनों मंत्रिमंडल में साथ रहे हैं? अब इसका जवाब दीजिए ना, मैं भी तो आपसे जवाब कर सकता हूँ ना, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। वो तो 89 कॉन्ट्रास्ट है सर, बीपी सिंह के साथ बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां, वाम मोर्चा, तो है, वो तो है। वो कंट्रास्ट आपको कबूल है और नीतीश कुमार का कंट्रास्ट आपको कबूल नहीं है। नहीं, उस कंट्रास्ट में भी तो आपने केसी त्यागी जी, हालांकि आप 50 साल से राजनीति में हैं और राजनीतिक इतिहास के आप बहुत ज्ञाता हैं, तो अब आपको हर समय रिसर्च की इसी लिस्ट को सबको दिखाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार पर सवाल पूछने से पहले, या नीतीश कुमार ने ये किया इसलिए ये जानने, या इसका काउंटर ये है कि 70 साल में किसने क्या किया। तो आपका जवाब यही है, 70 साल के पास्ट में खाली, हाँ, कि चूंकि सबने किया, आयाराम गयाराम ने किया और बाकी दलों ने किया, इसलिए हमने भी किया। यही हुआ ना। आप बहुत सब्जेक्टिव हो रहे हैं। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे जिस दिन वो छोड़ करके, नीतीश कुमार तो जब गए तब भी मुख्यमंत्री थे। वो चाहते आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री रह सके, फिर आप कहोगे कि ये हुआ था। ऐसा है कि नीतीश कुमार किसी राजनीतिक लाभ के लिए, एक, दूसरा ईडी के डर की वजह से, तीसरा इनकम टैक्स के इनकम ही नहीं है नीतीश कुमार की, तो उसके तो एसेट ही नहीं है नीतीश कुमार के, तो डिस्प्रपोर्शनेट तो बाद में होंगे। नीतीश कुमार किसी भय से नहीं, जो 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 अपमान उनका हुआ, जो उपेक्षा उनकी हुई, क्या पद है संयोजक का, क्या? अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने जब कह दिया नीतीश कुमार को कि इनके डीएनए में खोट है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा केसी त्यागी जी? प्रधानमंत्री ने, मोदी ने डीएनए में खोट बताया। अभी जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन की व्याख्या जिस अश्लील ढंग से की, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कितनी नीच सोच है, कितना नीचा सोचते हैं। बीजेपी के नेताओं ने कितने गंभीर आरोप लगाए। और क्या चाहिए? आपके डीएनए में खोट बता दिया जाए नेता के, आप कह रहे हैं कि आपको यहां तकलीफ है, वहां तकलीफ नहीं है। उन लिस्टों को गिनाए हम, उन बयानों को, गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के नेता अमित शाह का कहना दरवाजे बंद है, अश्विनी चौबे का कहना ये महान अवसरवादी है, सम्राट चौधरी का कहना मुरेठा तब तक नहीं खोलेंगे जब नीतीश कुमार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। वो सारे आपको कबूल है ना, वो सारे कबूल है। मैं शरद पवार के, सोनिया गांधी के वार्तालाप आपको बताऊं, मैं मुलायम सिंह यादव जी के और गांधी नेहरू परिवार के बीच की कटुता के किस्से आपको सुनाऊं, मैं लालू यादव जी के जो वक्तव्य हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो सुनाऊं आपको, मैं ममता, ये तो है राजनीति में, ये पत्रकारिता में नहीं होता होगा, राजनीति में है। और अब तो माफ करना, पत्रकारिता में भी क्या क्या चल रहा हम सब देखते हैं, जानते हैं। नहीं, हमारे विचार तो सर 14 के पहले भी वैसे ही थे, 2004 के पहले भी वैसे ही थे, और अगर रहे केसी त्यागी जी तो 2029 के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। हम नहीं पलटेंगे सर। अजीत अंजुम जी, 67 से जब से मुझे थोड़ी बहुत होश है आज तक, जो वैचारिक असमानता हमारी भारतीय जनता पार्टी से थी, साथ रहते हुए भी रही है, अलग रहते हुए भी रही है। आर्टिकल 370 जब अमित शाह जी लोकसभा में पास करा रहे थे,
मेरी पार्टी के सांसद लोहिया और जेपी के रास्ते पे चल करके उसका विरोध कर रहे थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में मुलायम सिंह यादव हमारे नेता थी, उसकी कुर्बानी हुई और मैं भी एमपी था, पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमने कहा नहीं अडवाणी जी, आपका रास्ता ठीक नहीं है, कोर्ट तय करेगा कि मंदिर कहाँ होगा, मस्जिद कहाँ होगी। हम एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। यूसीसी का मामला आया, कागज रखे हुए मेरे पास, नीतीश कुमार की चिट्ठी है, जल्दबाजी मत कीजिए, सब मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए, सारे स्टेक होल्डर से बात कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से बात कीजिए। तो जो बीजेपी से असहमति के मुद्दे हैं आज भी हैं, टिल टुडे द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू, हमने कोई अनहोली कॉम्प्रोमाइज सिद्धांतों पे नहीं किया है। जहां तक इसकी बात है, हाँ हम तो बीजेपी, देखिए अब मैं भी बीच में फिर रोक रहा हूं, क्योंकि आपने एक अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, कोई अनहोली कॉम्प्रोमाइज। एक दौर बीजेपी का वाजपेयी का दौर था, अडवाणी भी थे, जब समता पार्टी बनी और उसके बाद 96 ऑनवर्ड्स आपका बीजेपी के साथ गठबंधन रहा, केंद्र में नीतीश कुमार मंत्री रहे, एक वो दौर था। दूसरा दौर शुरू होता है जब मोदी से नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर नाराजगी की दौर या नापसंदगी की दौर, जिसमें अल्पसंख्यक वोटों की चिंता थी नीतीश कुमार को कि मोदी से दूर रहो, मोदी से डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि मुस्लिम वोट मिले, और इसलिए नीतीश कुमार ने 117 का आंकड़ा छुआ था। और वही नतीजा होता है कि लुधियाना की रैली में अगर नीतीश कुमार का हाथ लेकर मोदी तस्वीर खिंचवा लेते हैं तो नीतीश कुमार नाराज होते हैं। अगर मोदी पटना जाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, डिनर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वहां अखबार में उनकी तस्वीर छप जाती है, वो नीतीश कुमार नाराज होते हैं। वो नीतीश कुमार जब 2013 में मोदी की दावेदारी होती है गोवा से प्रधानमंत्री पद की, तब नीतीश कुमार नाराज होकर अलग हो जाते हैं बीजेपी से। वो नीतीश कुमार जब जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी डीएनए में खोट बताते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार फिर उसके बाद आरजेडी के साथ जीतकर बीजेपी के साथ चले जाते हैं साझा सरकार बनाने, फिर अलग होते हैं और फिर अभी चले जाते हैं। तो कैसे आप करें अनहोली अलायंस? ये अनहोली नहीं है। इसको मिला क्या? हमको पैसे मिले, ईडी से बचे, जेल जाने से बचे, इनकम टैक्स की रेड से बचे, पीएमएलए की रिकवरी से बचे, मिला क्या नीतीश कुमार को? आप बताइए क्या मिला? आप बताइए ना क्या मिला? कम सीटों पर भी कुर्सी मिली, इधर उधर जाने से 45 विधायकों के साथ भी आपको कुर्सी मिली। आप अपनी मेमोरी करेक्ट कर लीजिए, 2000 में भी हमारे नंबर कम थे, 2004 में भी हमारे नंबर कम थे, 2005 में भी हमारे नंबर कम थे, जब लालू जी के साथ आए थे तब भी नंबर हमारे कम थे। ये एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे नेता की, जिस गठबंधन में जाएंगे नंबर 1 पे रहेंगे, ये साख है। गजब एक्सेप्टेबिलिटी भाई, उत्तर हो, दक्षिण हो, वाम हो, पश्चिम हो, हर तरफ एक्सेप्टेबिलिटी है। इसको अवसरवाद कहेंगे सर। वो जो विचारों की प्रखरता थी उस पूरी दुनिया में समाप्त हो चुकी है। पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का विघटन हो चुका है। जितना पैसा अरब में और लंदन में इमारतें खरीदने में चीन के और सोवियत संघ रूस के इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जहां कहना था कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय सोसाइटी, वहां पूंजीवाद का ऐसा निर्मम नाच है। वियतनाम चले जाइए, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में मुझे जाने का मौका मिला है, कैसे मौज मस्ती का रैयाशी के अड्डे सारी दुनिया में बने हुए, जो वैचारिक प्रखरता है वो हमने देखी भी है, झेली भी है, जेल भी गए हैं, लाठी भी खाई है, पीटे भी हैं। वो हमें मत बताइए। नहीं, वो तो हम वियतनाम के बजाय हम बिहार ही रहना चाहेंगे सर। वो तो बिहार में देखिए शराबबंदी है और हर आदमी जानता है बिहार में कि कैसे शराबबंदी के दौर में शराब कैसे कॉल सेंटर चल रहे हैं और शराब पहुंचाई जाती है, गिरफ्तारियां भी होती है, जेल में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शराब का धंधा चलता है। 200 रुपए की शराब 800 रुपए में मिलती है, लेकिन वो मुद्दा नहीं। अब एक सवाल केसी त्यागी जी, ये कि जैसे 17 सीटों पर लड़े आप 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में, 16 सीटें जीती आपकी पार्टी, क्या इस बार आप कह सकते हैं कि 2024 में भी जेडीयू को बीजेपी 17 सीटें देगी और जेडीयू इस बार भी 2024 में 17 सीटों पर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा? अजीत जी, ये पार्टियों के अंदर जो बातचीत है वो सार्वजनिक मंच पे नहीं कही जा सकती। हम ये चीजें हम और बीजेपी तय करके आए हैं गठबंधन में, और कोई भी असमानता का गठबंधन हमारा नहीं है। हम उनकी सीटों का सम्मान करते हैं, वो हमारी सीटों का सम्मान करते हैं, और जो दिल्ली के एक तबके ने जो अफवाह फैला रखी है उन लोगों को भी हम जब टिकट वितरण होगा निराश करेंगे।
इसका काउंटर ये इसलिए है कि आपने जो अभी आपके साथ इंटरव्यू किया था मैंने 3 सप्ताह पहले, उस इंटरव्यू में आपने कहा जब आप इंडिया गठबंधन में थे कि हम 17 सीटों पर लड़े थे, बिहार में लोकसभा में हम 17 पर ही लड़ेंगे, बाकी बची सीट में आरजेडी और कांग्रेस जो करना है करे। तो जब आप गठबंधन में ये कहने की स्थिति में थे, तब तो आपने नहीं कहा कि ये गठबंधन का अंदरूनी मामला हम बाहर नहीं बोलेंगे, तब आपने कहा। और आज बीजेपी के साथ आप हैं गठबंधन में, तो आप ये बोल भी नहीं पा रहे कि हम 17 पर लड़ेंगे। अरे 17 पर लड़ेंगे, डंके की चोट पर बोलिए कि हम 17 पर लड़े, 16 जीते, और फिर 17 पर लड़ेंगे, 17 लोकसभा सीट पर। हमारी सीटों की संख्या देख करके आपको निराशा होगी। हमारी कोई आशा ही नहीं है अब, हमारी कोई आशा ही नहीं अब। नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारे, उनसे कोई क्या आशा रख सकता है, जिनका कोई विचार ही नहीं है। आपकी आशाओं पे हम निर्भर नहीं है, आपके बिल्कुल मत रहिए। हाँ, आपके बगैर भी हम लोगों ने सरकारें बनाई हैं, चलाई हैं, और नीतीश कुमार किसी के उस पर रहमो करम पे नहीं है। नहीं सर, मेरा तो कोई योगदान ही नहीं। मैं वोटर भी बिहार में नहीं हूँ, वोट अब यहाँ देता हूँ मैं एनसीआर में, तो मेरे वोट, एक वोट भी मेरा नहीं है वहाँ, तो इसलिए मेरी कोई मेहरबानी। इसलिए अजीत जी, आपकी हमें इतरत्ती पर भी चिंता नहीं है, अगर आप वहां के वोटर भी नहीं है। दरअसल आपको चिंता तो सिर्फ कुर्सी की है, दरअसल आपको चिंता किसी चीज की नहीं है, दरअसल आपको चिंता विचार की भी नहीं है, दरअसल आपकी को चिंता अपने किसी वैचारिक धरातल की नहीं है। दरअसल चिंता आपको सिर्फ ये है कि कैसे हमको हर समय बेटर डील मिले और हमको फायदा मिले। ये लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, माफ करें, नीतीश कुमार के लिए कह रहा हूँ केसी त्यागी जी, और आपके लिए तो कह सकता हूँ आपकी कुछ मजबूरी है कि आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे, चाहे सही हो चाहे गलत, चाहे पलटी मारे चाहे अल्टी, आप बचाव करने के लिए अभिशप्त थे, मैं कहूंगा मजबूर नहीं त्यागी जी। ऐसा है कि आप जो विश्लेषण कर रहे हैं उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं, उसमें एक तो कटता है जो किसी पत्रकार में तथ्य है, कटुता नहीं है, तथ्य है ना। तथ्य तो ये भी है कि नीतीश कुमार से ज्यादा रेस्पेक्टेबल मुख्यमंत्री का नाम बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें कोई मुझे इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है। एक दूसरा, ये जब एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाते हैं, या तो नीतीश कुमार, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो बुरी इच्छा आपकी कि नीतीश कुमार पॉलिटिकली सरवाइव ना करें, अगर हम इंडिया गठबंधन को छोड़ेंगे तो हम सीपीआई एमएल में तो जाएंगे नहीं, ऐसे गठबंधन के साथ जाएंगे जिसके साथ हमने पहले भी काम किया है, छोड़ करके आपके उन सवालों को जिनका जिक्र अब आप 8वीं बार करेंगे कि जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, गड़ जाएंगे, फला, उसको छोड़ दीजिए आप। ये हमारे अलग होने की और जुड़ने की भाषा होती है, पत्रकारों की भी होती है। आजकल तो पत्रकारों का भी मैं देखता हूँ, यू आर एन एक्सेप्शन। आपकी भी थोड़ा तारीफ कर दूं, वो कैसे एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं और उनके सवाल भी बदल जाते हैं और उनके अंदाजे बदल जाते हैं, बट यू आर एन एक्सेप्शन, आई सैल्यूट यू। मैं किसी चैनल में था, उस चैनल के लिए, रुझान के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने उस चैनल में रहते हुए चाहे योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया है, चाहे और दर्जनों बीजेपी नेताओं के, सब ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया आपको। लेकिन एक सवाल अब आखिर में बचता है त्यागी जी, कि अब यहां से 2024 और 2025 को राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं? अब ये सवाल मैं सिर्फ ऐड करूं, जो पैडिंग, लोग कह रहे हैं कि 2024 तक की डील है। 2024 में बीजेपी को चिंता थी कि किसी ढंग से बिहार में अपनी टैली को बचाए रखे, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि नीतीश कुमार और आरजेडी गठबंधन अगर चुनाव में बीजेपी के सामने हो तो कहीं बीजेपी पिछली बार 17 सीटें लोकसभा जीती, कहीं 7 पर ना आ जाए, इसलिए नीतीश कुमार को ले आई। उसके बाद अब होगा 2025, जब विधानसभा चुनाव होगा, तब 2025 को बीजेपी किसी सूरत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के दावेदार या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो बीजेपी के लिए नीतीश का इस्तेमाल तात्कालिक 2024 है और 2025 के बाद की डील कोई और हुई होगी। अब इसमें 2-3 सवाल है, अब जवाब दे दीजिए। अब अजीत जी, इतना लंबा सवाल किसी पत्रकार के द्वारा, ये सवाल है कि जवाब में यह विश्लेषण है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने वक्तव्य में, अपनी आलोचना में ये स्वीकार किया कि नीतीश कुमार की हाँ इतनी ताकत है कि बीजेपी ऐसा महसूस करती थी कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं हुए तो 17 के बजाय 7 पे आ जाएंगी। नीतीश कुमार का जन आधार है, बावजूद उन विश्लेषणों मैं मेरी सवाल को आपने ट्विस्ट किया। नीतीश कुमार का सिर्फ नहीं, नीतीश कुमार और आरजेडी
बगैर आरजेडी नीतीश कुमार का नहीं है। मैं समझ रहे, मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे, मेरे आपके कहने में फर्क नहीं है। अगर आरजेडी और जेडी, उस नीतीश कुमार को भी 1 मिनट के लिए याद कराना चाहता हूँ। जब 2014 में 2 हमारे आए थे तो नीतीश कुमार ने ये कह करके इस्तीफा दे दिया था लोकसभा में। 2 आए थे, माफ करिए। हाँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरी पार्टी चुनाव में हार गई है। क्या कोई देश में दूसरा मुख्यमंत्री भी था? वैसे आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, बताएंगे जरा। कई राज्यों में एक नहीं कई राज्यों में 0-0 आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे। अकेला गैरतमंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था, जिसने कहा कि मैं श्रेयहीन होकर के नहीं रह सकता। उन चीजों की भी कभी तारीफ कर दिया करो। खैर छोड़ो, आरजेडी और जेडीयू मिलकर के इतने ताकतवर थे। आप ऐसा कहते हैं, बीजेपी ऐसा मानती थी। एक तो आपने नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जनता का आशीर्वाद जब तक रहेगा वो मुख्यमंत्री रहेंगे। 2025 के बाद तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये तो डील हुई होगी। ऐसी कोई डील मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में हो तो हो, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार की जो एक्सेप्टेबिलिटी है 10 की 10 है, और इस बार 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेंगे और 2025 में उनके नेतृत्व में फिर एनडीए सरकार बनाएगी। चलिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, और ऐसे भी बहुत भविष्यवाणी सियासी तौर पर नहीं हो सकती है कि 2025, जिसमें अभी 1.5 साल है, 2025 के अक्टूबर में चूंकि चुनाव है, 1.5 साल भी नहीं, 1.25 साल है। मैं नहीं जानता उस समय क्या होगा स्थितियां। जब 10 दिन पहले नहीं लोग जान रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, पलट गए, या 18 महीने पहले नहीं पता था कि बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी में आएंगे, तो कैसे 19 महीने 18 महीने बाद की बात। लेकिन ये आकलन ज्यादातर लोगों का है कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार, अगर सरकार बनी बीजेपी की, अगर, तो चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये आकलन है। बीजेपी किसी भी सूरत में चाहेगी 2025 से राजनीति को अपने हाथ में ले, लेकिन उस समय क्या होगा देखा जाएगा। फिलहाल कि हाँ, बोलिए, क्लोज करिए आप आपसे क्लोजिंग लेते हैं। नीतीश कुमार जी के बगैर, नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी के बगैर बिहार में किसी लोकप्रिय सरकार की कल्पना आप मत कीजिए। नीतीश कुमार जी होते हैं आरजेडी के साथ, सरकारें बदलती हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए में होते हैं, इतिहास रचा जाता है। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति की अनिवार्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने जो कहा ना नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी के बगैर, आप नीतीश कुमार के वोट बैंक के बगैर कहिए, ठीक लगेगा। क्रेडिबिलिटी अब नीतीश कुमार पे नहीं चलती है सर। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है हिंदी में, कहें विश्वसनीयता। तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता तो नहीं है सर, वोट बैंक है। 16% हो, 18% हो, कभी 20% हो। और नीतीश कुमार की सदचलनी का सर्टिफिकेट हमें आपसे नहीं, बिहार की महान जनता से चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी। माफी चाहूंगा अगर कुछ सवाल तल्ख लगे, लेकिन आपने मेरा काम है सवाल पूछना, और चूंकि 2 बार मैंने पहले इंटरव्यू किया, तो इसलिए हाँ। लेकिन अजीत बाबू, ये भी आप कह के खत्म कीजिए कि हाँ, केसी त्यागी ने जो हुआ है उसकी पूर्व चेतावनी दी थी कांग्रेस पार्टी को सचेत करने के लिए। इतना कह के बंद कर दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके इंटरव्यू से इसका इशारा मिल रहा था कि नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी की वजह आप बता रहे थे, सीट शेयरिंग में देर हुई या साझा मोर्चा की रैलियां नहीं हुई, लेकिन उस नाराजगी का अंदाजा ये नहीं था कि आप पार्टी छोड़कर या मतलब गठबंधन छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो ये तो अंदाजा लग रहा था कि ऐसा कुछ। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत अपनी कार्य पद्धति में सुधार करना चाहिए, तो ये भी कह दीजिए थोड़ा बहुत। ये मैं क्यों कहूंगा, ये कांग्रेस वाले तय करें। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस एक गठबंधन की धुरी में है और कांग्रेस उस गठबंधन के साथ मिलकर विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पर मोदी को हराना चाहती है, चुनौती देना चाहती है, तो जाहिर है लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक है। कोई विश्लेषक भी कहेगा आपने मुंबई में अगर तय किया कि 1 महीने के भीतर कन्वीनर बनेगा, सचिवालय बनेगा, सारी चीज आगे की होगी, नहीं हुई तो नहीं हुई, सामने वो चुनाव में लग गए 5 राज्यों के चुनाव में, और उसकी वजह शायद कांग्रेस को ये लगी होगी कि 5 में हम 2-3 राज्य जीत जाएंगे इधर के, तो उसके बाद हम बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे या हम ज्यादा मजबूत स्थिति में होंगे। ये कोई भी किसी को भी दिखता है। इसको जो न माने वो मतलब अनाड़ी है, तो ये तो है ही। लेकिन उनको झटका लगा, जिस दिन झटका लगा, नतीजे आए 3 दिसंबर को, उसी के बाद सक्रियता शुरू हुई। लेकिन आप भी जैसे कि इंतजार में थे कि कैसे हम गुलाटी मारे,
और कैसे हम वापस मोदी जी की तरफ चले जाए, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया कि हराना मुश्किल है ऐसे, तो चलो जीतने की जहां गुंजाइश है उधर ही चल पड़ो। हमने सुसाइड रहने के बजाय जिंदा रहना कबूल किया, बीजेपी के साथ जाकर। पहले भी रह चुके हैं। चलिए, तो अब और सभी आप रह ये चुके कह सकते हैं कि आगे 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 आप नीतीश आप केसी त्यागी जी ये कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार आगे से और गुलाटी नहीं मारेंगे, पलटी नहीं मारेंगे, यही ताउम्र बीजेपी के साथ रहेंगे, ये कह सकते हैं? ये बॉन्ड आप क्यों भरवा रहे हैं हमसे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।